पश्चिम बंगाल, इसका इतिहास भी आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा बंगाल जो 1905 में विभाजित हुआ, घोषणा की, दूसरा बड़ा संघर्ष चला था, आंदोलन हुआ था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी के लोग जिस तरीके से जुड़ करके इसको पुनः एक करने का प्रयास किया, और इस आधार पर किया कि पूरा बंगाल सांस्कृतिक दृष्टि से एक है, वो तो कोई विभाजित नहीं कर सकता है। बंगाल की संस्कृति बड़ी समृद्ध है। बंगाल साहित्य, कला, संगीत, शिल्प आदि दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल एक तरह से इंटेलेक्चुअल्स की भूमि है। बंगाल रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, जिनको देवी का साक्षात्कार हुआ था, जो सीधे देवी से वार्ता करते थे, अपनी पत्नी को भी देवी के रूप में मानकर उसी के अनुरूप व्यवहार करते थे। परमहंस कहलाए। परमहंस से इसलिए कहलाए कि एक दूसरे के साथ अपने को जोड़कर चलते थे। या किसी को पीड़ा होती थी, देखते थे तो लगता था कि उन्हें पीड़ा हो गई है। घटनाएं भी ऐसी हुई हैं कि बैल को कोई मार रहा था, डंडा से पीट रहा था, और उसके बैल के पीठ पर उसकी साख भराई थी। राम के परमहंस देखे, उनको बड़ी पीड़ा हुई, और जब देखा गया तो उनके पीठ पर जितने बैल के पीठ पर साख थी, उतने ही साख राम के परमहंस थी। बिल्कुल अपने आत्मा को ब्रह्म में विलीन कर दिया था, इसलिए उनको परमहंस कहा गया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया, जो केवल नौकरी के खोज में थे। वो चाहते थे कि हमें नौकरी मिल जाए, और लोगों से पूछते थे, जो संत महात्माओं को मिलते थे, विद्वज्जन मिलते थे, तो पूछते थे कि तुमने भगवान को देखा है? ये सब कोई जवाब नहीं दे पाता था। रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मिलने गए तो इनके मन के अंदर जिज्ञासा थी। रामकृष्ण परमहंस जी को देखते ही एक तक इनकी तरफ ताकते रहे और कहे, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तो आ गया। विवेकानंद जी को लगा कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने भगवान को देखा है? कहा देखा, भी बात भी की है। ऐसा उत्तर भी विवेकानंद जी को किसी ने नहीं दिया था। उनको लगा कि क्या कह रहे हैं, तुम भी बात कर सकते हो, तुम भी देख सकते हो, जाओ मां के पास जाओ, तुम नौकरी चाहते हो, मां से नौकरी मांगो, मिल जाएगा। विवेकानंद जी गए, प्रार्थना किया, गए तो थे नौकरी मांगने के लिए, लेकिन वो कह रहे, मां मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो। नौकरी वाला शब्द भूल गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि फिर जाओ, फिर वही मांगा, तीसरी बार भेजा, फिर वही उन्होंने मांगा। बाद में धीरे धीरे विवेकानंद जी उनके पास जाने लगे, और अंत में विवेकानंद जी को लगा कि हमारे आराध्य तो यही है, इन्हीं के मार्गदर्शन से कुछ कर सकते हैं। और उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से प्रेरित होकर विवेकानंद जी लगे। रामकृष्ण परमहंस के अवसान के पश्चात विवेकानंद जी पूरे भारत का भ्रमण किए।
मैं विवेकानंद जी का इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि राजस्थान से उनका विशेष नाता है। राजस्थान में वो बहुत भ्रमण किए थे, दिल्ली से अलवर, अलवर से खेतड़ी, वहां से माउंट आबू, चंपा हाउस है, आज भी वो विद्वान जहां उन्होंने ध्यान किया था। उसीलिए मैंने लिखा है रामकृष्ण मिशन कि इसको देखकर इसका ढंग से पुनर्निर्माण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहीं से वो विदेश के शिकागो सत्र सम्मेलन, जो आप उनको पहनावा देखते हैं, पूरा यहां तक और साफा देखते हैं, ये यही का पहनावा था। क्षेत्रीय में उन्होंने साफा किया, राजा खेतरी ने पूरा पहनावा दिया, आप जाइए। उसी वेश से स्वामी विवेकानंद जी पूरे दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने एक बार शिकागो में जाकर पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया, अपने वाणी से पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। विदेश में उनका भाषण सुनने के लिए लोग उससे उनके पीछे भागते थे। कोई भी विषय ऐसा नहीं था जिस विषय पर उनका प्रभुत्व न हो। ऐसे स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल, रविंद्र बाबू के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रगान दिया है, आपको राष्ट्रगान उन्होंने दिया। बंकिम बाबू आनंद मठ के माध्यम से वंदे मातरम दिया। पूरे हिंदुस्तान को राष्ट्रगान और वंदे मातरम देने का कार्य पश्चिम बंगाल ने किया है। एक अद्भुत स्वरूप रहा है। अनेक लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने आत्मविश्वासी, इतने प्रखर मेधा के धनी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकालकर स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए, स्वामी विवेकानंद के बड़े जबरदस्त अनुयायी थे। उसमें से रास्ता कैसे निकल सकता है, निकाल कर कार्य करते थे। अंग्रेजों को भी छुपाया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना इसलिए की कि भारत से अंग्रेजों को हटाकर हम आजादी प्रदान कराएंगे। और आज भी सुभाष जी का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर कहते हैं। अभी मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र रहे होते तो भारत का विभाजन नहीं होता और आजादी प्राप्त होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल की, बंगाल तो अनेक क्रांतिकारियों की धरती रही है। क्रांतिकारियों ने आगे बढ़कर हिंदुस्तान को आजाद कैसे कराया जाए लगातार प्रयास किया। क्रांतिकारियों की अनुशीलन कमेटी समिति जो बनी थी बंगाल में, हिंदुस्तान भर के लोग उसे सदस्य थे, क्रांतिकारी जाते थे। चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे राजगुरु, वहां से प्रेरणा प्राप्त करते थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पूरा बंगाल पाकिस्तान को सौंपा जाने वाला था। बहन जी ने ठीक कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे होते तो क्या स्थिति होती। वहां भी एक मानक तय किया गया, हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, इसलिए हिंदुस्तान में रहना चाहिए। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान हो गया, इसलिए पूरा बंगाल जाने से बच गया। और वही पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में रहा, 1971 की लड़ाई के दौरान वो बांग्लादेश का स्वरूप धारण कर लिया। ये स्थिति पश्चिम बंगाल की रही है। आज भी पश्चिम बंगाल से अनेक बुद्धिजीवी हैं। पश्चिम बंगाल में
जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, कला की कमी नहीं, साहित्य की कमी नहीं, संगीत की कमी नहीं, हर दृष्टि से सबको आकर्षित करने का और दिशा देने का कार्य पश्चिम बंगाल के माध्यम से होता रहा है। कैसी राजनीतिक परिस्थिति है, कैसी नहीं है, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन सामान्य जन में स्थान बनाकर जिन्होंने इन सारे विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है, वो निश्चित रूप से पूरे देश को दिशा प्रदान कर सकने में सक्षम है। अब पूरे देश भर में दुर्गा जी की आराधना होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है। यह पश्चिम बंगाल की देन है। पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर दुर्गा जी की पूजा होनी प्रारंभ हो गई। जहां जाए दशहरा के समय पूरे कई दिन तक दुर्गा पूजा लोग करते हैं। बढ़िया से बढ़िया दुर्गा जी की प्रतिमा बन जाए, इसका प्रयास करते हैं। महिषासुर मर्दिनी दिखाई पड़े, अपने शूर से महिषासुर का दमन करने का कार्य जो किया है वो दिखाई पड़े। कितने ढंग से सजाकर सवार कर उसको बनाया जाए, लोगों के बीच में होड़ लगी रहती है। जयपुर में भी हो रहा है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, श्रीमान सोमनाथ जी ने ये वर्णन किया कि दुर्गा पूजा होती है, लोग आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं। बंगाल में तो रात चलता है, मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, मैंने बनारस में देखा है, रात भर दुर्गा पूजा होती रहती है। यहां बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद नहीं, बंद कर दिया जाता है और विसर्जन के लिए दिक्कत जाती है। अब यहाँ की क्या व्यवस्था है, इसको मैं देखने का प्रयास करूंगा। पानी की कमी के कारण हो सकता है विसर्जन के लिए वो बात की गई होगी, लेकिन दुर्गा माता की पूजा के माध्यम से बंगाल पूरे देश भर में चला गया है। दुर्गा माता की पूजा ही बंगाल की संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता होती है। शास्त्र के माध्यम से लोगों के जीवन का निर्माण, ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास, चारित्रिक और नैतिक निर्माण, और अत्याचारी स्वरूप अगर किसी ने धारण किया है, राक्षसी स्वरूप धारण करते हुए जो जन सामान्य का हनन कर रहा है, उसके लिए शस्त्र की जरूरत है। तो शस्त्र के माध्यम से उसका समाप्त यह पश्चिम बंगाल ने दुर्गा मां की पूजा के माध्यम से दिया है। ऐसे मैं पश्चिम बंगाल का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पूरे देश में जो प्रदेश है, उन प्रदेशों की जब स्थापना हुई है, वह स्थापना दिवस हमने राजभवन में मनाने का निर्णय किया। इससे पहले कई राज्यों का स्थापना दिवस मना चुका हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। बंगाल स्थापना दिवस, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के पहले हम माउंट आबू गए हुए थे, 15 दिन वहां रहे। बीच में तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस था, तो तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस हमने माउंट आबू में मनाया था। उससे पहले गोवा का मनाया था, सिक्किम का मनाया था, और गुजरात और महाराष्ट्र का मनाया था। आज पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस को मनाते हुए
आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी इच्छा जरूर थी पश्चिम बंगाल के जितने लोग जयपुर में रह रहे हैं, अभी जितने लोगों से परिचय हुआ, मैं समझता हूं काफी लोग इसमें बहुत पहले से ही जयपुर में हैं। कई लोग तो यही जन्मे हैं, यहाँ की स्कूलिंग की है, शिक्षा प्राप्त किया है, यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं और सर्वसामान्य से, चाहे किसी भी कौम के होंगे, उन सब लोगों के साथ समरस है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति के साथ और यहाँ के स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल बैठाते हुए कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों के द्वारा जो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत वे सब लोग भी आते हैं, जो बंगाली नहीं है वे लोग भी आते हैं, और स्थानीय लोगों के द्वारा भी जिस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ के लोग भी उसमें जाते हैं। सामान्य तौर पर लोगों ने कहा कि यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि यहाँ रहकर यहाँ के लोगों के साथ समरस होते हुए इस प्रदेश की उन्नति की दृष्टि से अपने कार्य के माध्यम से जो कार्य आप कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से स्तुत्य और प्रशंसनीय है। इसे जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसे ही करते रहे। राजभवन में आप लोगों को हमने बुलाया, हमें भी देखकर लग रहा है कि संख्या बहुत कम है। हमने शायद 50 लोगों को ही सूचना दिया था, 50-55 ऐसे लोगों को सूचना दिया था, लेकिन यहां मैं समझता हूं 27-28 हो सकता है बारिश के कारण आ पाए। रथ यात्रा में भी रथ यात्रा भी निकल रही है। रथ यात्रा भी निकल, उस कारण आया। टाइम सेम ये है, इसी समय निकल रहा है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग विचार कर लें, अच्छी संख्या में आएंगे और विषयों पर अगली बार हम जरूर जो है संख्या बल आपको बड़ा मिलेगा, और हमको बहुत खुशी है कि आज हमको मौका मिला। पहली बार इसमें बहुत सारे लोग राजभवन में आए होंगे। मैं सोचता हूँ कि इसके पहले कोई आया है क्या राजभवन में? आप आए हैं? उस समय आए थे और आप कब आए थे? उस सेरेमनी में जी सीजीआई के उस सेरेमनी। अच्छा। तो 2-3 लोग इसके पहले आए होंगे, आज पहली बार आप सब लोग आए हैं। ये राजभवन आप सब लोग के घर जैसा है, जब चाहे तो आ सकते हैं, और यहाँ तो आने का एक माध्यम भी अच्छा बन गया है। हमने राजभवन में संविधान उद्यान बनाया, संविधान पार्क। संविधान कैसे बना, उसका इतिहास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, उसमें कितनी कमेटियां बनी, उसमें कितने लोग रहे, कितनी बहनें थी, कितने राजस्थान के थे, ये सारी चीजें उसमें पढ़ने थे। कितनी कमेटी बनी जो संविधान का अध्ययन करके बाहर के देशों के संविधान का अध्ययन करना, हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों का अध्ययन करना, संहिताओं का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना। उस समय कैसी व्यवस्था चल रही थी, ये स्टीयरिंग कमेटियां थी, और फिर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन भीमराव जी अम्बेडकर थे, वो बनी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको सौंपा जा रहा है। ये सब चीजें इसमें विद्यमान है। और फिर संविधान के कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, ये सारे वर्णित हैं। और सभी जो सबसे बड़ी विशेषता है,
वो यह है कि संविधान की जो मूल प्रति है वो हस्तलिखित है, हाथ से लिखी गई है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। रायजादा साहब ने लिखा है। अभी भी लेखनी देखने के पश्चात लगता है चमक रहा है, अक्षर से चमक रहा है। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर नटराज कमल का फूल काफी संख्या में बना हुआ है। बाकी के पेजेस पर भगवान राम का, राम सीता लक्ष्मण अयोध्या गमन का दिया है। फंडामेंटल राइट्स के उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये सारी चीजें उसमें चित्र के साथ वर्णित है। ये भी चित्रकारी जो किया है शांति निकेतन के जो डॉक्टर नंदलाल घोष थे उनकी टीम ने किया है। उसे महात्मा बुद्ध का भी है, महावीर स्वामी का भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, गुरुकुल का है। अनेक जो भारतीय संस्कृति से संबंधित ऐसी चीजें हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई के दौरान जो पाए गए सभ्यता के अवशेष है उनका भी स्वरूप है। ये सारे चित्र भाग के अनुसार दिए हुए हैं। संविधान के 22 भाग हैं, एक एक भाग में क्या क्या रहा है वो चित्र में दिया गया है। तो उसको देखने वालों की आंखें खुल जाती है। पहले संविधान का तो ऐसा स्वरूप है। भगवान राम का नाम ले लेता है तो लोग कहते हैं कि ये कॉम्युनल है, तो संविधान में है, 100 संविधान में है। ये सब लोग उसके अंतर्गत है। गांधी जी का है, अकबर का भी है, विक्रमादित्य जी का है। ये सारे चोल राजा चोल और चालुक्य उन लोगों का भी है। तो सारे चित्र विद्यमान हैं। आप देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। ये सारा हमने यहां देखेंगे तो एक भाग में आपको ये सब मिलेगा। तो इसलिए एक माध्यम भी बन गया है राजभवन में आने का। हमारे आने के बाद हमने गांधी जी की प्रतिमा आपने देखा होगा चरखा काटते हुए। ये यही है, यही राजभवन में और कहीं नहीं है। ये टीका स्तंभ बना है और ये बहुत अच्छा है। बहुत महाराणा प्रताप और चेतक भी विश्राम कर रहे हैं, ये भी प्रतिमा बनी है। तो देखने का अच्छा माध्यम है हो सकता है। तो आप सब लोग राजभवन को अपना मानकर जो सूचना देकर आने की जरूरत पड़ेगी। अपने से थोड़े से तुरंत नहीं प्रवेश कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी की चिंता करनी पड़ती है, प्रोटोकॉल भी है। लेकिन सूचना देकर यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आज फिर से मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए और आपका अभिनंदन करते हुए